नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। दोस्तों, म्यांमार जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है और यहाँ की उथल पुथल जो चल रही है उससे आप सब वाकिफ़ है किस तरीके से यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है। लेकिन चुनौती अब भारत के लिए सबसे बड़ी ये आ गई है कि आखिरकार म्यांमार की सेना ने जो भारत के विद्रोही हैं उन समूहों के साथ एक गुप्त समझौता किया है जो एक चुनौती भारत को आने वाले समय में देगी और जो कि खास करके एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है भारत की उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। इसके पीछे का एक रीज़न और है दोस्तों कि भारत को म्यांमार के साथ जो रिलेशनशिप मजबूत करने चाहिए, जो कर भी रहा है वो चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना इस वक्त काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट म्यांमार में कर रहा है जो कि कहीं ना कहीं इस बात को शो करता है कि चाइना अपनी जो प्रेजेंस है उसे म्यांमार के थ्रू इंडिया को काउंटर करना चाहता है। लेकिन भारत ने भी यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिशें कर रखी हैं और यही नहीं, हमारे DRDO BL ने काफ़ी डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं वो सप्लाई किए हैं म्यांमार की आर्मी को, ये भी सोचते हुए कि किस तरीके से वहाँ पर इस वक्त जो आर्मी है वो डिप्लॉयड है और आर्मी की जो शासन है वो यहाँ पर चल रहा है। तो ऐसे में अब यही जो हथियार हमने उनको दिए हैं वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से म्यांमार की आर्मी इन विद्रोहियों को पूरा सपोर्ट दे रही है उससे तो यही लगता है कि भैया ये अब आने वाले समय में एक चुनौती बनकर सामने आएंगे। दोस्तों, एक चीज़ और है, भारत ने इनके साथ यानी कि म्यांमार के साथ बहुत ज़्यादा टाई अप करने की कोशिश की है क्योंकि भारत का जो एक कलादान प्रोजेक्ट है, जो मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, वो एक अहम हिस्सा है भारत का, क्योंकि इसीलिए वो भारत का इम्पॉर्टेंट पार्ट आप मान सकते हैं उस प्रोजेक्ट को, क्योंकि उसके थ्रू भारत म्यांमार को एक तरह से कनेक्ट करना चाहता है अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया से, और वो भी पोर्ट से और रोड के रास्ते से। यानी कि जो उनका सितवे पोर्ट है वो बंगाल का जो पोर्ट है भारत का, वहाँ से वो कनेक्ट हो जाएगा, फिर वहाँ से रोड से होते हुए वो हमारा मतलब एक ऑप्शनल रूट बन जाएगा इस कलादान प्रोजेक्ट के थ्रू। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी अब सुरक्षित नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो यहाँ के आतंकी समूह है या विद्रोही समूह है वो इस पर अड़ंगा डाल रहे हैं और इस वजह से इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी बार रोक भी लग जाती है और इसीलिए पूरी तरीके से भारत प्रॉपर तरीके से इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। अब बात करते हैं कि इनके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है म्यांमार के अंदर। ये लोग क्या है कि यहाँ पर जो जब से यहाँ की गवर्नमेंट चेंज हुई, जब से यहाँ पर सेना का शासन आया, तब से ये बहुत ज़्यादा एक तरह से आप समझ सकते हैं अराजकता जो कहते हैं वो यहाँ पर आ गई है। और अराजकता का मतलब ये है कि वहाँ के लोगों के जो राइट्स हैं उन्हें कुचला गया। जो सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को उनको कुचलना, उनको जेल में डालना, इवन आंग सू इनको भी इन्होंने जेल में डाला हुआ है। दरअसल वहाँ के राष्ट्रपति हो या फिर कोई बड़ा नेता हो जो कि लोकतांत्रिक गवर्नमेंट का सपोर्ट करता हो, इवन विपक्षी भी, इन सब को इन्होंने नज़रबंद कर दिया और कईयों को गिरफ्तार भी कर लिया। और 1400 लोग अभी तक जो एक रिपोर्ट सामने आई है उसमें मारे जा चुके हैं और करीबन 8000 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अराजकता किस तरीके से इस वक्त घर कर चुकी है म्यांमार के अंदर। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, जब ये सब चीज़ें हो रही थी म्यांमार के अंदर तो वहाँ के जो लोग जो इस सैन्य शासन के खिलाफ हैं उन्होंने भी एक नई पार्टी का गठन कर दिया कि भैया अब हमें भी एक पार्टी बनानी चाहिए जो कि आर्म्ड होनी चाहिए, यानी कि सशस्त्र होनी चाहिए। और उन्होंने एक नई पार्टी का नाम जो रखा गया वो है पीपल डिफेंस फोर्स, यानी कि लोग उसमें वही शामिल होंगे जो कि म्यांमार आर्मी के खिलाफ लड़ेंगे और हिट एंड रन इनको करेंगे, इसके अलावा इनको मारेंगे और इनको पूरी तरीके से यहाँ से हटाएंगे। ऐसा नहीं है कि पीपल डिफेंस फोर्स ने कुछ ना किया हो, लगातार वो टारगेट कर रही है और इस तरीके से आप समझ सकते हैं किस तरीके से गृह युद्ध की संभावना पूरी तरीके से इस देश के अंदर चल रही है। लेकिन अब फ़ायदा उठाना कौन जानता है? आपको मालूम है, चाइना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और जो म्यांमार की जो बॉर्डर है वो करीबन 1643 किलोमीटर का है, यानी कि 1643 किलोमीटर का। और ऐसे में भी ये जो पूरा बॉर्डर एरिया है वो उबड़ खाबड़ है, इसके साथ साथ पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं। और जो सबसे बड़ी चुनौती भारत को, भैया चलो ठीक है आपके देश के अंदर कुछ भी हो रहा है, हम कोशिश करेंगे कि इसको सुलझाएंगे, लेकिन आपकी जो यहाँ विद्रोही संगठन पल रहे हैं वो लोग भारत में आकर के अटैक कर जा रहे हैं और चुपचाप छुप जा रहे हैं। और आप और खुद आपने यानी कि म्यांमार सेना ने इनके साथ समझौता भी कर लिया है, यानी कि इनके साथ गुप्त समझौता कर लिया है, जिसका फ़र्क भारत पर पड़ रहा है और हमारे जो सेना के जवान वहाँ पर तैनात रहते हैं उनकी शहादत हो रही है। तो ये चीज़ तो भारत भी बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत ने ये बर्दाश्त कभी किया भी नहीं है। और आपको पता ही होगा जब ऑपरेशन सनराइज चलाया गया था
2019 में। तो उस वक्त तो जो म्यांमार की सेना थी उन्होंने सपोर्ट किया भारत को और कई तरीके से इन विद्रोहियों के 50 से ज़्यादा कैंप्स उड़ा दिए थे और ये सर्जिकल स्ट्राइक थी एक तरह से। तो इसके बाद जो हुआ कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई म्यांमार में वैसे ही सेना का शासन आया और सेना का शासन ने इनके साथ हाथ मिलाया, जिसके पीछे का रीज़न ये था कि इनके जो गृह युद्ध चल रहा है वहाँ पर इनका सपोर्ट करना, जिसमें कि खास करके इनकी PLA है यानी पीपल लिबरेशन आर्मी है, ये सबसे बड़ा इस वक्त सरदर्द भारत के लिए भी बना हुआ है। और इसके अलावा और आतंकी संगठन भी है, ये विद्रोही संगठन है जो 1978 से एक्टिव है और भारत के खिलाफ वो ये चाहते हैं कि हमें एक अलग से यहाँ पे एक देश हमें चाहिए। तो इन जो संगठन है, इन संगठनों में जैसे कि खान प्लंग हो गया, आपका उल्फा हो गया, UNLF हो गया और साथ ही साथ KCP हो गया और PLA हो गया, जैसे मैंने बताया आपको KYKL हो गया। काफ़ी संगठन हैं जो कि इस वक्त भारत के लिए एक चुनौती बने हुए हैं और इन्हीं उग्रवादी संगठनों को तोड़ने के लिए और इन्हें खत्म करने के लिए भारत ने डिफेंस डील की म्यांमार के साथ, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि इनको भारत ने टैंक और बोट पर माउंट होने वाले जो एयर डिफेंस गन है वो इनको दी, इसके अलावा सोनार सिस्टम दिए, साथ ही साथ रॉकेट लॉन्चर्स दिए और भी कई सारे हथियार हैं जिसमें कि मोटार्स हो गए, राइफल्स हो गई और बेली ब्रिज हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स हो गए कि भैया आप हमारे सपोर्ट में हो। तो इंडिया ने कुछ गलत नहीं किया और भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसको मजबूत करना चाहता है। तो ऐसे में जब वहाँ की सरकार के अंदर ही इस तरीके से घोलमोल है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग भारत के लिए अच्छा सोचेंगे। इवन जो पीपल लिबरेशन आर्मी, आक्रान आर्मी, ये सब के सब जो हथियार यूज़ कर रहे हैं वो चाइना के बने हथियार यूज़ कर रहे हैं और हाल ही में पनडुब्बी भी गिफ्ट की है चाइना ने। इसके अलावा कल के मैंने डिफेंस अपडेट में आपको बताया था कि ये लोग एक ड्राई डॉक बना रहे हैं जहाँ पे बड़े वेसल्स को रखा जा सकता है, वो चाइना अपने लिए उसका इस्तेमाल करेगा, वो सीधा भारत को एक तरह से चुनौती देगा और भारतीय नौसेना को चुनौती देगा। तो ये बहुत सारी क्रिटिकल पॉइंट्स है। इसका सॉल्यूशन ये किया जा सकता है कि भारत को एक तो इनके इंटरनल मैटर में पढ़ना चाहिए, डायरेक्टली अंदर जाकर बोलना पड़ेगा कि आपके देश में हो क्या रहा है। आप UN के भरोसे नहीं बैठ सकते हो। UN को आपने देख लिया कितना ताकतवर है, ना तो वो चाइना को कुछ बोल सकता, ना पाकिस्तान को कुछ बोल, ना अफगानिस्तान का हाल तो आप देख ही चुके हो कि अफगानिस्तान में किस तरीके से अराजकता है, वहाँ पर भी UN कुछ नहीं कर पाया, नथिंग। और इवन जो ये सबसे इंपॉर्टेंट म्यांमार है, यहाँ आपको कब से पता है कि यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक अब ये कंट्री नहीं रह गई है, यहाँ पर सेना का शासन है। तो आपने कुछ किया नहीं, आपके पास UN फोर्स है, आप भेज सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन आपने नहीं किया। आपको तो सिर्फ ये कॉन्गो, घाना यही दिखता है, इसके अलावा आपको और देश में आपकी नज़र जाती नहीं है। हकीकत है दोस्तों, ये अभी तक कुछ नहीं कर पाए। आप सबसे बड़ी एग्जांपल दोस्तों, मेरे कुछ दोस्त हैं जो अफगानिस्तान से भी हैं, वो खुद कहते हैं कि हम भारत के भरोसे हैं, हम और किसी देश से कोई मदद की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर हम बात ही कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में स्टार्टिंग से वहाँ के लोगों के भी विचार काफ़ी बदले हुए रहे। फिर जब मैं कॉलेज में था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उस टाइम मैं हिस्ट्री में ऑनर्स जो सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री ऑनर्स में मैं कर रहा था, तो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बहुत आते हैं और ख़ास करके साउथ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर। तो ऐसे में वहाँ के जो बच्चे थे उनके साथ जो बातचीत होती थी उसमें वो लोग खुद भी बताते थे कि हमारे यहाँ हम अपने आप को इंडिया का तो मानते हैं और हम इंडिया के साथ ही कमिटेड, लेकिन वहाँ जो लोग हैं जो इसी तरीके के उग्रवादी संगठन हैं वो वहाँ की सोसाइटी में घर कर गए हैं और वो अलगाववाद की ओर हमें ले जा रहे हैं और हम ये नहीं चाहते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अभी इंडिया की तरफ से कि नॉर्थ ईस्ट में जो काम अब हो रहा है, जो पहले होना चाहिए था, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो वहाँ पे बेसिक सुविधाएं हो, बिजली पानी की सुविधा हो, इन सब की वजह से वहाँ के लोग थोड़े से भारत से अपने आप को खफा समझने लगे और ये लोग उनका फ़ायदा उठाने लगे। लेकिन दोस्तों अब गवर्नमेंट ने काफ़ी मजबूती से अपने इस नॉर्थ ईस्ट एरिया के जो राज्य हैं इन्हें कनेक्ट करके रखा हुआ है और इवन जो हमारा कलादान जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू हम चिकन नेक का एक ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं। कल को चाइना अगर चिकन नेक को कुछ गड़बड़ी करता है तो हमारे पास एक ऑप्शनल रूट होगा अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब भारत को यहाँ पर इंटरनली यहाँ पर जाना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि भैया अगर आपने ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं सुधरी, यहाँ पर डेमोक्रेटिक आप वापस नहीं लेके आए, यानी लोकतंत्र नहीं लेके आए, तो आप हमसे भी उम्मीद मत कीजिएगा। और भारत के पास पूरा राइट है
अच्छी तरीके से टैकल करना, और कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स लेवल पर भारत को इन्हें काउंटर करना पड़ेगा यहाँ की सेना को, क्योंकि हमारे हथियार उनको दिए गए हैं। मैंने बताया ना कि सोनार सिस्टम हो, कई सारे रडार्स हों, बहुत सारी चीज़ें डील्स हमने दे रखी है। वो भारत के लिए एक्सपोर्ट के लिए एक मार्केट भी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो होना भी चाहिए। लेकिन तो एक्चुअल में सिचुएशन क्या है कि ये साला हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल कर देंगे, तो इसका कोई वो नहीं है। तो यही है इसका एक सॉल्यूशन, लोगों को जागरूक करना है, ठीक है, और किसी न किसी तरीके से वहाँ से एक डेमोक्रेटिक राज्य हो, यानी कि डेमोक्रेटिक देश हो बने, और पूरी तरीके से जिस तरीके से समन्वय चल रहा है भारत और म्यांमार का वो चले, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के पास वो स्ट्रेटेजिक देश है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इसके अलावा और क्या क्या किया जा सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो कैसे लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।